नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिन से रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी भी विपक्ष पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। प्रधानमंत्री ने बादामी की जनसभा में भ्रष्टाचार को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया और कहा कि बीजेपी इस बीमारी का परमानेंट इलाज करने आई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जनता का समर्थन मांगते हुए कहा, कर्नाटक का ये चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा 1 रुपये में से 85 पैसे खा जाता है। कांग्रेस ने जिन बीमारियों से अपने शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। बता दें कि चुनावी सभा में राहुल गांधी 40% कमीशन को मुद्दा बनाते रहे हैं। मोदी ने राहुल के उसी बयान पर यह पलटवार किया। तो आपको बता दें कि 2024 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और कर्नाटक का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है क्योंकि 10 तारीख को मतदान होना है। और ऐसे में 2 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज बेंगलुरु में राहुल गांधी भी रोड शो करेंगे जहां प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। कल सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुबली में संयुक्त रैली की थी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस का पंजा सरकारी पैसे खा जाता है। भाजपा इनके ऐसे ही बीमारियों का परमानेंट इलाज करने आई है। ऐसी जितनी भी कांग्रेस की बीमारियां हैं, भाजपा उनका परमानेंट इलाज करेगी। लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक बार फिर से सीधे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार के नेताओं के बीच वार पलटवार होते नजर आ रहे हैं। जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 85% कमीशन खाने का हो, वो कभी जनता के हित में इस सेवा भाव से काम नहीं कर सकते। स्नेहितरे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश
इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। सहोदर सहोदरियरे, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने वर्षों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, रतन तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही साथ आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रतन जी आपसे करूंगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों ने कर्नाटक चुनाव में 40% की सरकार का मुद्दा बनाया, अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा 40% वर्सेस 85% की बात दोहरा दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आशीष जी आपका नमस्कार करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी चुनाव आता है तो वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पे रख के प्रचार मंत्री बन के घूम घूम के प्रचार करते हैं, और वो अपने पार्टी को जितवाने के लिए विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस तरह से प्रहार करते हैं, और जो नहीं बोलना है वो भी बोलते हैं। पूरे देश ने देखा है आशीष भाई, किस प्रकार उनके एक कार्यकर्ता ने 40% कमीशन का आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया, और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास चले गए। येदियुरप्पा के ऊपर संगीन आरोप है, उनके ऊपर भी जांच चल रही है। ठीक है। और आपको ये पता है आशीष भाई कि प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन का खर्च है, उनके सुरक्षा की बात कर रहा हूं, उनके सुरक्षा का एक दिन का खर्च है 1,62,00,000 रुपए। आशीष जी की आवाज थोड़ा ठीक उन्होंने लगातार इस देश की जनता को धोखा देने का काम किया। इस जनता के टैक्स के पैसे से वो विदेशी यात्राएं करके करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने खर्चे किए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आंकड़ा देना चाहिए देश को। कांग्रेस पार्टी मजबूती से कर्नाटक जीत रही है, और प्रधानमंत्री हार की हताशा उनको हजम नहीं हो रही है, और सामने हार देके इस तरीके से बचकानी हरकत कर रहे हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्नाटक समझदार है, देश समझदार है कि प्रधानमंत्री जी आप 40% के कमीशन को देखिए, जो उजागर हुआ है, जो सामने आया, और जिसने आरोप लगाया वो कह के सुसाइड कर लिया कि बीजेपी के मंत्रियों ने मुझसे 40% कमीशन लिया है। ठीक है, मैं 40% के ऊपर रतन जी विवेक जी से जवाब ले लूंगा, लेकिन 85% का मुद्दा उठा दिया है। और आपने अभी बाइट में सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद यही कह रहे थे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या बड़े नेता थे, राजीव गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात को स्वीकार किया कि 85% गोलमाल हो जाता है। अगर हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा बीच में से गायब हो जाता है, सिर्फ 15 पैसे ही जनता के पास पहुंचते हैं। देखिए आशीष भाई, उस दौर के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय राजीव गांधी जी इस देश की जनता के सामने हमेशा से सत्य की बात की। आज भी हम कांग्रेस पार्टी के लोग सत्य की बात करते हैं। उस समय डिजिटल इंडिया नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेटीएम नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन होता था। तो अगर उस समय 1 रुपया आता था तो ठीक है, 50-60 पैसे या 85 पैसे जो स्थानिक सरकारें होती थी या स्थानिक अधिकारी होते थे वो पैसे खा जाते थे। लेकिन वो जमाना बदल चुका है आशीष भाई, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, डायरेक्ट प्रधानमंत्री यहां से पैसा डालेंगे, डायरेक्ट जनता के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ये भाजपा के लोग कहां से बात करते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, दुनिया बदल चुकी है। ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि जो 85% वाला मुद्दा अब
प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई। अब ऑनलाइन का ज़माना है, अब वो पुरानी तस्वीर नहीं रही। और दूसरी बात ये कि आप अपनी 40% की बात से क्यों पीछे हट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जा चुकी हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास शिकायत लेकर, किसी ने सुसाइड भी कर लिया, उसके बावजूद आप लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर चुप हैं। देखिए आशीष जी, हम किसी विषय पे चुप नहीं रहते जी। जवाब सबका देते हैं। इन्होंने 40% का मुद्दा उठाया। हमारे ही शासन में विधायक के बेटे के यहाँ पैसा पकड़ा गया, कार्रवाई हुई, हमने उस कार्रवाई से किसी को नहीं बचाया। मुद्दा आज ये है कि जब ये 40% की बात करते हैं तो इसमें तो चर्चा होगी कि एक समय इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया था कि मैं 1 रुपया जब भेजता हूं जी तो 15 पैसा नीचे तक पहुंचता है। अभी आज उसको लाइक स्टेशन का बहाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब उस समय कंप्यूटरी की प्रणाली नहीं थी, गरीबों के खाते खोलने से कांग्रेस को किसने रोका था जी। हमने बैंकों के बाहर टेंट लगा करके गरीबों को खाते खुलवाए। आज हर परिवार में एक खाता करीब करीब है, जिससे उस परिवार को हम किसी भी योजना का लाभ सीधे देने की स्थिति में है जी। इस कार्य को करने से कांग्रेस को किसने रोका था। मोदी जी ने जो बातें अपने भाषण में कही है कि हम कांग्रेस की सारी समस्याओं का, कांग्रेस जनित सारी समस्याओं का हम जड़ से इलाज कर रहे हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे असम का उग्रवाद हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस जनित समस्याएं हैं, हमने उन समस्याओं का जड़ से इलाज किया है और वो दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास गरीबों को पक्के मकान देने से इनको किसने रोका था। हमारी सरकारों में रिकॉर्ड आवास दिए जा रहे हैं, हर गांव तक बिजली पहुंचाने से कांग्रेस को किसने रोका था जी। हमने 100% गांव तक बिजली पहुंचाई। गरीब को गैस सिलेंडर देने से किसने रोका था। इनके शासन में गरीब तो छोड़ दीजिए, सामान्य आदमी को एक सिलेंडर के लिए सांसद के पीछे दौड़ के कूपन लिखवाना पड़ता था, तब गैस मिलता था। तो ये इनके द्वारा जनित समस्याओं के हम संपूर्ण इलाज करते चले आ रहे हैं जी। और हमारे उसी इलाज के पर्चे पर जनता अपनी मोहर लगा रही है। चुनाव दर चुनाव जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो मोदी जी ने वही बातें कही जो जनता अनुभव में देख रही है। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है कि जिसमें ये आप कह सके कि ये पार्टी ने अपना दृष्टिकोण दिया है। ये सारी चीजें जनता खुद भोगी है, जनता के सब चीजें सारे दृष्टिकोण में है। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास आऊंगा। विवेक जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वही बातें कही हैं जो जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता के दृष्टिकोण में ये सारी तस्वीर है। लेकिन आप भी लंबे समय से क्योंकि पत्रकारिता कर रहे हैं और राजनीति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या तस्वीर आपको नज़र आ रही है। पहली बात यह कि क्या कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है कि जो राजनीतिक दल कर्नाटक चुनाव में जीत कर आएगा उसी के लिए 2024 की राह आसान होगी। कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब कर्नाटक चुनाव की बजाय 2024 की होती हुई नजर नहीं आ रही है आपको। पहला सवाल मेरा आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है आशीष, ये कहें कि जो जीत जाएगा कर्नाटक वो 2024 में केंद्र की सत्ता में आएगा। हाँ। मैं ऐसा नहीं। हर राज्य की अपनी एक गणित होता है जी और अपने मुद्दे होते हैं जी, और वो विधानसभा का चुनाव है वो राज्य तक सीमित रहते हैं। 40% कमीशन का मुद्दा कर्नाटक में है जी। कर्नाटक की जो कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन है उसने प्रधानमंत्री जी को लिखा था, आत्महत्या वहां पर की गई। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, परमानेंट इलाज है। एमएलए के बेटे के यहाँ पैसा मिलता है,
कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को लिखना पड़ता है जी। इलाज के बावजूद बीमारी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ पहले देखिए इस बात की एक्सेप्ट तो किया, पहले हम राजीव गांधी की बात स्वीकार किया कि 85% खा जाते हैं लोग, ठीक है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं परमानेंट इलाज की, उस कंप्यूटर का इतना विरोध हुआ था, मुझे ध्यान है, मैंने भी कवर किया आशीष। आज प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, ये विरोध कर रही थी उस समय कंप्यूटर का, सारी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी कि कंप्यूटर आ जाएगा, बेरोजगारी फैल जाएगी, 100 आदमियों का काम एक कंप्यूटर करेगा। बैंकों में भी हड़ताल थी, जनता में भी, सरकारी विभागों में हड़ताल। विपक्ष पूरी हवा दे रहा था कि भाई ये कंप्यूटर तो दुश्मन है रोजगार का, ठीक है। और आज अगर रोजगार है तो वो कंप्यूटर के आईटी के क्षेत्र में भी है। तो देखिए भ्रष्टाचार, राजनीति एक दूसरे के पूरक है, मानना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जनता खूब अच्छी तरह जानती है। अब कर्नाटक में क्या हो रहा है, कांग्रेस कह रही है 40% खाते हैं, बीजेपी कह रही है 85% खाते हैं, हम तो कम ही खा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या कहना चाहते हैं? यानी देखिए राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं होती और बिना राजनीतिक संरक्षण के भ्रष्टाचार नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर सियासी युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आज कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त एएनबी न्यूज़ दिखा रहा है आपके टीवी स्क्रीन्स पर। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री, सीधी तस्वीरें कर्नाटक से। लगातार पिछले 2 दिन से कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूरी ताकत झोंकी हुई है और लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी सुबह से ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई, यानी कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कर्नाटक में बीजेपी को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया है, पूरी ताकत झोंकी हुई है। ये सीधी तस्वीरें, भाजपा के कार्यकर्ता पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और प्रधानमंत्री भी कर्नाटक की जनता से कहीं ना कहीं रोड शो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा के लिए प्रचार करते हुए पूरी ताकत लगा रहे हैं। सीधे तौर पर कर्नाटक चुनाव की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उपाध्याय साहब, आपके पास वापस आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो 40% वाला मामला है वो बीजेपी के लिए हो सकता है इस चुनाव में चिंता का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राज्य पर इतना फोकस कर रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सियासी तौर पर पूरा दांव लगा दिया गया है? बीजेपी के पास दूसरा कोई चेहरा, उनके पास मोदी जहाँ जाते हैं, और वैसे भी देखिए जनरली कोई प्रधानमंत्री कहीं किसी भी प्रदेश में जाता है तो एक क्रेज होता है जनता में देखने का
मिलने का, हाथ मिलाने का। प्रधानमंत्री के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो गेम चेंजर है। जहां कोई मुद्दा वहाँ माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोग वोट करते हैं। अब ये कर्नाटक का चुनाव बताएगा कि माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर जिस तरीके से लोग वोट करते थे, क्या आज भी करेंगे? क्या कर्नाटक की जनता विश्वास करेगी? ये अभी चुनाव परिणाम आएंगे तब पता लगेगी। बिल्कुल, हाँ, चुनाव परिणाम आएंगे तब बदलाव साफ दिख रहा है। जहां बीजेपी हताश और निराश थी, माननीय प्रधानमंत्री ने जब वहां कर्नाटक में प्रवास किया है तो उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, तो देखिए कार्यकर्ता उत्साहित होगा पार्टी का तो बस निचोड़े पार्टी के लिए वो और ज्यादा काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, वोटर को बूथ तक लेके आएगा, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं जीत की। लेकिन परिणाम बताएंगे जी। अभी तक ऐसा आक्रामक चुनाव कांग्रेस की तरफ से देखा नहीं गया था। ठीक है, पहली बार कर्नाटक में देखा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लड़ाई में दिख रही है, शिद्दत के साथ खड़ी है। ये बात अलग है कि जिन विवादित मुद्दों पर नहीं आना चाहिए था वो उन्होंने मैनिफेस्टो में ले आए कि बजरंग दल को बैन करेंगे। अरे भाई, मुद्दे बहुत सारे थे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, क्या जरूरत थी पीएफआई और ये इन सब मुद्दों को लाने की, वो भी मैनिफेस्टो में जी। तो इन विवादित मुद्दों से कांग्रेस को सीखना होगा। बीजेपी का संगठन, बीजेपी का काम करने का तरीका, प्रचार का तरीका, और अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, कांग्रेस को सीखना होगा और मॉडिफाई करना होगा अपने आप को। तिवारी साहब, ये तस्वीरें बड़ा कुछ बयां कर रही हैं। लड़ाई आसान नहीं है। आपकी पार्टी भले दावा कर रही है कि सरकार बनाएंगे कर्नाटक में, लेकिन ये तस्वीरें भी देख लीजिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अभी भी। आशीष भाई, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चलते हैं तो उनके काफिले में हजारों पुलिसकर्मी भी चलते हैं। और आप देख रहे हैं जहां पे प्रियंका गांधी की रैली हो रही है, जहां पे राहुल गांधी जी रोड शो कर रहे हैं, वहां भी पब्लिक देखिए और यहाँ की पब्लिक देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। और जब प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बनकर पूरी तरीके से कर्नाटक में जम चुके हैं, पूरे देश को मालूम है जो पैसे खर्चे हो रहे हैं, एक दिन का 8 से 10 करोड़ रुपए जो खर्चे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के रैली में, वो पैसा किसका है? क्या प्रधानमंत्री जी के पिताजी ने उनको पैतृक संपत्ति दे दी है? ऐसा नहीं है। जनता के पैसे को दोनों हाथ से प्रधानमंत्री जी लुटा रहे हैं कर्नाटक में। आपने देखा कि मन की बात कर रहे थे, मन की बात में उनका 8.5 करोड़ रुपए खर्चा हुए, वो किसका पैसा था? जनता का पैसा था। तो आशीष भाई, बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से जनता के पैसे को अपनी सरकार बनाने के लिए दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। और देश और पूरा देश जानता है, समझता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे ब नहीं बोलते, महंगाई पे म नहीं बोलते, महिलाओं को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देते। आज महंगाई आसमान पे है, गैस सिलेंडर आसमान पे है, पेट्रोल महंगा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में जाके इस देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक पूरी तरीके से समझदार है आशीष भाई, 4-5 दिन का इंतजार करिए। पूरी तरीके से सारे के सारे सर्वे ने यह बता दिया है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। अभी भाजपा के एक प्रत्याशी हैं विधायक, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मार देने की धमकी दी। इतने हताश हो चुके हैं कि कांग्रेस के दलित नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आशीष भाई, एक तरफ देख रहे हैं जंतर मंतर पे बच्चियां आंदोलन कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही है बीजेपी के सांसद के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में किस तरीके से सरकार बन जाए, पूरी फोकस उस पर रखे हैं। देश समझ रहा है, देश जान रहा है, 13 मई को जनता कर्नाटक से इनको नकार देगी। उस समय प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना होगा प्रधानमंत्री पद का। तब मैं समझूंगा कि वो देश का सच्चा प्रधानमंत्री। जवाब ले लेते हैं, जवाब दे दीजिए विवेक जी।
इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो हजारों पुलिसकर्मी होते हैं, देश का पैसा दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। प्रियंका गांधी को इतने दिनों से सुरक्षा मिली हुई है, वो सांसद है, विधायक है, उनके ऊपर भी तो देश का पैसा खर्च हो रहा है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश ही नहीं दुनिया में चरम पे है। तमाम सर्वे में, तमाम रिपोर्टों में ये जग जाहिर है। आप उनकी लोकप्रियता को झुटला नहीं सकते। राजनीति में जो उन्होंने इतने दिनों के कार्यकाल में विश्वसनीयता हासिल की है, उस विश्वसनीयता का आपके पास कोई जवाब नहीं है। देश उनकी बात पर भरोसा करता है, देश उनके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल, देश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दो दो हाथ करते हुए सियासी तौर पर नजर आ रही है। ब्रेक पर जाने से पहले लगातार विवेक जी सवाल बड़े खड़े हो रहे थे। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या प्रचार मंत्री बन गए हैं प्रधानमंत्री, इतनी ताकत लगानी पड़ रही है प्रधानमंत्री को एक राज्य के ऊपर। पहले इसी बात का जवाब दे दीजिए कांग्रेस को। देखिए आशीष जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता है जी। उनकी लोकप्रियता चरम पे है, उनकी विश्वसनीयता चरम पे है। पूरा देश उनके ऊपर भरोसा करता है। बीइंग ए कैप्टन, हम उनके नेतृत्व में तमाम चुनाव दर चुनाव जीतते आ रहे हैं जी। और लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनके कार्यक्रम मांगते हैं, लोग उनकी रैलियां मांगते हैं। हम चुनाव जीतने के लिए गए हैं और चुनाव जीतने के लिए जहां हम गए हैं तो जो जिताने में सक्षम है जी, जिसकी बात पे लोग भरोसा करते हैं उसी को तो लेके जाएंगे। ठीक है। हम कोई राहुल गांधी को लेकर के आटा लीटर में बेचवाने तो जाएंगे नहीं। हम जो हमारे पास चेहरे हैं, जिनकी विश्वसनीयता है, जिनकी लोकप्रियता है, उन्हीं को लेके मैदान में जाएंगे और उन्हीं को लेके हम जाते हैं। और जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है। ठीक है। इसलिए इस बात से तिलमिला करके इनको प्रधानमंत्री के लिए प्रचार मंत्री शब्द का संबोधन करना ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसो को प्रधानमंत्री बनाया जो आपसे पूछ के बोलते थे। आप कहते थे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, आप कहते थे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। हमने ऐसो को बनाया जो जिनके नेतृत्व देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है जी। ये आपका हमारा अंतर है। जनता इसको समझ रही, जनता इसको स्वीकार कर रही है। ठीक है विवेक जी, एक बात और, जिस तरह से कर्नाटक में 40% की सरकार का ये मुद्दा बन गया सियासी तौर पर, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस पूरे चुनावी प्रचार में इस बात को संभालना, इसको डेफर करना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बना रहा। तो कैसे अब आप लोग, क्योंकि लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे, और सफाई देने की बजाय, निष्पक्ष कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि जो एसोसिएशन प्रधानमंत्री से मिली थी, उल्टा कांग्रेस के ऊपर नजला गिरने का प्रयास कर रहे हैं, 85 पैसे वाली बातें, पुरानी बातें करके। हमारी सरकार में हमारे ही विधायक के बेटे के ऊपर कार्रवाई हुई। हम भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं जी। शिकायत आई, कार्रवाई हुई। इसको लगता है कि कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रकरण विशेष आपके संज्ञान में तो आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके दामन कितने दागदार हैं, तमाम अवसरों पर स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में 10वां साल शासन को चल रहा है, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है। इसी तरह से हमारी जितनी भी सरकार, ठीक है, आप दावा कर रहे हैं एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है। अगर कोई मामला है तो बताएं।
रतन तिवारी जी जवाब दीजिए। विवेक जी तो दावा कर रहे हैं एक भी मामला नहीं है, तो आपने कैसे मुद्दा बनाया हुआ है 40% की सरकार का? जवाब दे दीजिए। ये तो केवल आशीष भाई बीजेपी की इमेज को हर्ट करना ठीक है, चाहते हैं। एक बार सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए। आशीष भाई, संतोष पाटिल जी ने खुद लिख कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर 40% का कमीशन लगाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये पूरे देश ने देखा किस प्रकार कर्नाटक में एक बीजेपी के विधायक के पुत्र के पास करोड़ रुपए मिलते हैं, उसने पूरे देश ने देखा किस प्रकार जितने भी इनके बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी और बीजेपी के झंडे के नीचे आने के बाद उनकी जांच बंद हो जाती है। ये पूरे देश ने देखा किस प्रकार अडानी के महा घोटाले के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, उनको निलंबित करना पड़ा, उनको निलंबित करने के बाद उनके बंगले को खाली कर दिया गया। ये पूरे देश ने देखा। लगातार विपक्षी नेताओं के ऊपर प्रहार करने वाली भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को लगातार दबा रही है और संविधान को लगातार चकनाचूर कर रही है। आपने देखा लोकसभा के अंदर विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, उनकी माइक बंद कर दी गई। सिर्फ विपक्ष यही तो पूछ रहा था आशीष भाई कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, अडानी के महा घोटाले पे आप कुछ तो बोलिए, ये बताइए महंगाई आसमान पे है उस पे तो बोलिए, युवा बेरोजगार है उस पे तो बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ इधर उधर और नेहरू जी और गांधी परिवार की वकालत करते रहे और पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरा आज भी विपक्ष बोल रहा है किसानों को जो एमएसपी का दुगना देने की आपने गारंटी दी थी वो कब मिलेगा, इस देश को 15-15 लाख रुपए देने की वकालत आपने की थी वो कब मिलेगा, इस देश के हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही थी वो कब मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री देश की जनता के जो पैसे हैं उसे दोनों हाथ से लुटा रहे हैं और कर्नाटक में जाकर अपने आंसू बहा रहे हैं। और आपने देखा कर्नाटक में किस प्रकार धर्म और मजहब के नाम पे इन लोग वोट मांग रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए आशीष भाई। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं और आपके चैनल पे बोल रहा हूं, 13 तारीख को अगर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से जाती है, प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेकर उस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। तब मैं समझूंगा वो 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री है, नहीं तो मैं चीख चीख के चिल्लाऊंगा वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री है। ठीक है, मैं विवेक जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले उपाध्याय साहब के पास जाना क्योंकि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। उपाध्याय साहब, जो रतन तिवारी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगने का भाजपा काम कर रही है, आपको क्या लग रहा है कर्नाटक चुनाव की स्थिति देखकर? क्या वाकई में जो रतन तिवारी बात कह रहे हैं ऐसे कोई ग्राउंड पर हालात आपको नज़र आ रहे हैं या सिर्फ ये सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं? देखिए, रतन तिवारी जी क्या कह रहे हैं, रतन तिवारी जी भी तो धर्म के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, पीएफआई को ले आएंगे। भाई पीएफआई और ये बजरंग दल ये क्या धार्मिक सिंबल नहीं है? आप तो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, तो कैसे बात करते हैं आप कि हम धर्म की बात नहीं करते हैं? आस्था का, लेकिन धर्म व्यक्ति की कमजोरी भी है और राजनीति और धर्म मैं नहीं सकता कभी अलग रहे। ये मुद्दों से बचने अगर मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी की बात करेंगे, कर्नाटक के किसान की बात करेंगे, कर्नाटक के की बात करेंगे जी। तो इन बातों पर अगर बहस होगी और बात होगी तो प्रश्न उठेंगे। क्या किया गया मुझे बता दें मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के, किसान जंतर मंतर पर आके धरना दे रहे थे और मुझे तो ताज्जुब होता है कि हम पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भी कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन लिख नहीं रही है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? वो किसके लिए लिख के दे रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी के लिख के दे रही थी, समाजवादी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए लिख के दे रही थी? वो बीजेपी के लिए ही लिख के दे रही थी कि भी आपकी सरकार और आपकी सरकार में 40% कमीशन मांगा जा रहा है। इससे बड़ा जीता जागता सबूत क्या होगा? फिर भी आप कहे कि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है।
आरोप कैसे नहीं है? एक एमएलए के बेटे के यहाँ से केस बरामद होता है, वो भी कर्नाटक में जहाँ चुनाव होना है। फिर कैसे कह सकते हैं हम क्या सब? देखिए, मैंने कहा कि राजनीति बिना पैसे के नहीं होती है। हर राजनीतिक दल को पैसा चाहिए और राजनीति व्यवसाय हो गई है। अब जनता सेवा का माध्यम नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करिए, करोड़ों में टिकट खरीदिए और फिर करोड़ों कमाते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसीलिए आप देखेंगे कि टिकट के लिए मारामारी, लाइनें लगी होंगी। ये क्या है? डू एंड डाई तक, करो या मरो की स्थिति तक राजनीति में जीत के लिए प्रयास किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? कि भाई कमाई का है मामला। 85%, 40%। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी देखिए टारगेट दिए जाते हैं कि इतने करोड़ तो होटलों से इकट्ठे हो जाएंगे। हर जगह कामोबेश वही आ रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बात का उपाध्याय साहब। विवेक जी, सीधे तौर पर विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं 40% पर, और ये कह देने से कि हम पर कोई आरोप नहीं है, आरोप खत्म नहीं हो जाएंगे। देखिए आशीष जी, आरोप लगाने भर से आरोप चस्पा भी नहीं हो जाते। आरोप लगाने वाले कौन है, किन कारणों से लगा रहे हैं। लेकिन धुआं तो वहीं उठता है ना जहां आग लगी होगी। जहां आग ही नहीं लगी होगी, धुआं कहां से उठ जाएगा वहां पर विवेक जी? यहाँ तो 85% के घोटाले को एक्सेप्ट करने वाले ईमानदार होने का ढोंग रस्ते घूम रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप किसी के ऊपर चस्पा नहीं, कहीं किसी जांच में प्रमाणित नहीं हुआ। विधायक के बेटे पे हमने खुद अपने सरकार में कार्रवाई किया। इनकी सरकार होती तो उसके घर कोई झांकने न जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ बक्सा कोई नहीं जाता। जो गड़बड़ करेगा वो जाएगा। गड़बड़ी करना, गलती करना किसी का स्वभाव हो सकता है, लेकिन कार्रवाई करना हमारे स्वभाव में, हम बख्शते किसी को नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अन्य दलों से भिन्न हैं और हमारे यहाँ उस पर कार्रवाई होती है। और हमने गरीब तक पैसा कैसे पहुंचे इसकी चिंता की है। केंद्र की, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे गरीब तक पहुंचे, समाज के अंतिम पायदान तक के आदमी के पास पहुंचे, ये हमने चिंता की है। और ये हमारी चिंता समाज में दिखाई देती है। इसको आज कोई प्रतिष्ठा के दायरे में नहीं रख सकता। आज अगर मनरेगा का मजदूर भी है तो उसकी दिहाड़ी उसके खाते में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। ऐसे तमाम सी योजनाएं हैं जो लाभार्थी को सीधे उसके खाते में मिल रही है। हम उस तरह के शासन सत्ता के चलाने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, मान लिया विवेक जी, मान लिया कि लाभार्थियों के खाते में लाभ पहुंच रहा है। आपकी बात को बड़ा कर देते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का क्या? महंगाई की हालत तो छिपी नहीं है ना किसी से, बेरोजगारी की स्थिति तो किसी से छिपी हुई नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और उससे हमारी सरकारों ने अच्छी तरह से जूझा भी है। जो लोग आज यहाँ महंगाई, युवाओं की झोली में क्या आया, उससे युवाओं की झोली में क्या आया, सवाल ये है। क्यों नहीं आया? युवाओं की झोली में रोजगार लाने के लिए हमारी सरकारें प्रगतिशील काम कर रही है। जहां हमें मौका मिला तहां हम युवाओं को रोजगार देने का काम में लगे हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश को उदाहरण देख लीजिए। हमारी सरकारों की पहले उत्तर प्रदेश क्या स्थिति थी? कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने से घबराता था। आज देश रही दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है, गुजरात में हुई। इन प्रदेशों में कोई ऐसा स्ट्रक्चर के बारे में पहले कोई सोचता था क्या? विवेक जी, हालांकि ये विपक्ष का काम है और हमारा काम है दोनों पक्षों को दिखाना, लेकिन समिट्स में कितने व्यवसायी आ रहे हैं और उनसे धरातल पर क्या हो रहा है ये मुझे लगता है किसी से छिपा हुआ नहीं। और आप भी जिम्मेदार एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप भी स्थितियों को जानते ही हैं। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा और इस चीज को संजीदगी के साथ देखें, क्योंकि देश के युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में बन रही है कि अगर हालात ऐसे रहे तो मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल हो जाएगी, चाहे 24 में कोई सरकार में बैठे।
आशीष जी, बेरोजगारी मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जनता ये भी देखती कि उससे लड़ कौन रहा है। महंगाई डीजल पेट्रोल के दाम से बढ़ती घटती है। हमारी केंद्र सरकार ने 2-2 बार अपने टैक्सों में कटौती की। उसके प्रत्युत्तर में किस कांग्रेस सरकार ने अपने यहाँ टैक्स में कटौती की, जरा बता दीजिए। आज भी आप देश भर का आंकड़ा लेंगे, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कांग्रेस शासित राज्यों में ही मिलेगा। ये हकीकत है। हिमाचल की सरकार इनकी बनी, डीजल पेट्रोल महंगाई का रोना रोते राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच गए और मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले हिमाचल की सरकार ने डीजल पेट्रोल पर स्टेट वेट बढ़ा दिया। कांग्रेस के मित्र से पूछिए, स्टेट वेट बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? कोई जवाब नहीं है। ये चीजें हैं। राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या है? तमाम स्टेटों में जहां इनकी सरकार है वहां बेरोजगारी दर क्या है? मुद्दे हैं। सबसे पहले कांग्रेस जब हमसे ये सवाल करते 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, तो पहले रोजगार और नौकरी का अंतर समझने कांग्रेस वाले जिस प्रश्न को स्वयं प्रधानमंत्री संसद में उठा चुके हैं। कांग्रेस को रोजगार और नौकरी का अंतर समझना होगा। हमने रोजगार की बात की है, हमने रोजगार मुहैया कराए हैं, चाहे वो मुद्रा योजना के तहत हो, चाहे तमाम प्राइवेट इंडस्ट्रियों के माध्यम से हो, हमने रोजगार मुहैया कराए हैं। आपने उत्तर प्रदेश की बात को बहुत सिरे से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में कंपनियां आ रही हैं, उद्योग धरातल पर उतर रहे हैं और उसके उदाहरण है मेरे पास। जिलेवार उदाहरण दे सकता हूं। लखनऊ जैसे शहरों में इंडस्ट्रिया डेवलप हो रही। लखनऊ से जहां मैं बैठा उस समय आप जुड़ा हुआ हूं, मेरे से 40 किलोमीटर दूर संडीला में बबलिंग स्कार्ट की फैक्ट्री प्रोडक्शन चालू है। अगर यहाँ रोजगार, चलिए मान लिया आपकी बात को 2 मिनट के लिए मान लिया विवेक जी, लेकिन हर जगह तो योगी आदित्यनाथ नहीं बैठे ना, हर राज्य में आपके पास। मैं वही कह रहा था, हर राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता तो नहीं है ना। अगर आपकी बात भी बड़ी कर देते हैं 1 मिनट, हम देश को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। हम देश को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देश को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, रतन तिवारी जी से जवाब ले देते हैं। रतन जी, बीजेपी तो देश को आगे बढ़ाने के रास्ते पर लेकर जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है, मान रहे हैं, लेकिन हल करेंगे। मंडल में छुट्टी करेंगे। महंगाई का मुद्दा है, लेकिन मान रहे हैं हल करेंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस क्या करेगी? क्यों कांग्रेस को जनता चुने इस बार? आशीष भाई, आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जो गैस सिलेंडर 350 रुपए था, उस 350 गैस सिलेंडर के ऊपर स्मृति ईरानी अपने सर पे उठा के धरना प्रदर्शन करती थी। आज वही गैस सिलेंडर 1100 1150 के पार हो गया है। राजस्थान में हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने पहल किया और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया। अब इनकी बात मैं करता हूं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना तो लोगों को दे दिया गया, लेकिन उन घरों को भी तोड़ा जा रहा है जिनको प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको पैसा मिला और वो बना। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में। और दीक्षित परिवार को आपने देखा होगा, पूरे मीडिया ने दिखाया था किस प्रकार एक दीक्षित परिवार को यूपी की सरकार और उनकी पुलिस और अधिकारियों ने उनके घर को गिराया और उसके घर को जला दिया गया। बेरहमी से वो माँ और बच्ची जल के खाक हो गई। उसके चित्र को पूरे देश ने देखा होगा। इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हमने एक अच्छा स्कीम लाया, लेकिन आपको पता है विवेक जी, आप जंतर मंतर पे जाइए, उन बच्चियों से मिलिए, उनकी बच्चियों के आंसू को पोंछिए। वहीं प्रधानमंत्री बगल में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन बच्चियों की फिक्र न करते हुए कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं। एक सांसद जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और आपकी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये दुर्भाग्य है इस देश का। आपने एक यूपी के विधायक थे कुलदीप सेंगर, जो बलात्कार किए थे, आपने उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसको बचाते बचाते उस कुलदीप सेंगर ने उस परिवार को ही खत्म कर दिया। अंतिम मोमेंट पे जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मोर्चा संभाला तब उसको सजा हुई। हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार आपके लोगों ने किया और आपकी सरकार ने उसको बचाने का काम किया, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब हाथरस का कूच किया, उस बच्ची की लाश को रात को ही जला दिया गया। लेकिन बाद में
राहुल गांधी जी के दबाव में सरकार दबी और हिली। आपने देखा लगातार आपकी सरकार इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के बच्चों के साथ, इस देश के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ इतना घिनौना अपराध कर रही है, इतना प्रताड़ित कर रही है कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। विवेक भाई, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, चाहे छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ का मॉडल देखिए, राजस्थान जाके राजस्थान का मॉडल देखिए, कर्नाटक में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, वहां का मॉडल दिखाएंगे। और आप देखिए हिमाचल में जाइए, हिमाचल में किसानों से पूछिए, युवाओं से पूछिए, हमने जहां जहां अपनी सरकार बनाई है हमने काम करके दिया है। हम जुमला इस देश को नहीं देते, हम इस देश को झूठे वादे नहीं देते हैं, हम वही बोलते हैं जो करने में सक्षम है और करके दिखाते हैं। और विवेक भाई, 13 मई को कर्नाटक आपको विदा करने जा रहा है और अपनी चिंता करिए। और मैं बड़े दावे के साथ कर रहा हूं, 13 तारीख को मैं इसी डिबेट में आप आ जाना, हम डिबेट कर लेंगे। 13 तारीख को वहां पे 50 सीट भी आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, बड़ा दावा। उपाध्याय साहब, क्या लग रहा है कर्नाटक में क्या होने जा रहा है? क्या अनुमान आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर? क्योंकि अब बहुत दिलचस्प हो गई है कर्नाटक की। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे दो दो हाथ सियासी तौर पर होते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री मोदी की जो ये ताकत है वो बीजेपी को संजीवनी दे जाएगी और कर्नाटक का जो रिवाज है वो बदल जाएगा या राज बदलेगा? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हर पॉलिटिकल पार्टी जीत के लिए लड़ती है, जीत के लिए संघर्ष करती है। अब बात यह है कि भी आप भी, विवेक जी भी कह रहे थे कि पूरा देश भरोसा करता है, पूरा देश भरोसा करता है, तो फिर देखना होगा कि भाई ये राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, ये तो देश के भाग हैं, देश की अभिन्न अंग हैं, ये तो भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए, कह देने भर से चीजें पूरी नहीं होती। जनता है, जनता को मौका मिलता है, आकलन करती है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और फिर उसके आधार पर वोट करती है, वो अपना आशीर्वाद देती है। अभी दोनों को देख रही है कर्नाटक की जनता जी, बीजेपी को भी देख रही है, कांग्रेस को भी देख रही है, जेडीएस को भी समझ रही है। और जो जनता है वो ज्यादा समझदार होती है। नेता अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं, हम जिधर जनता यथार्थ में उन समस्याओं से रूबरू हो रही होती है जिन समस्याओं को नेता उठाते हैं। कर्नाटक की जनता लंबे समय बीजेपी के शासन में, अगर बीजेपी ने अच्छा किया, सब कुछ अच्छा हुआ है, बिल्कुल बीजेपी को आशीर्वाद देगी। और जनता को लगेगा कि भाई इन्होंने ठीक नहीं किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी को मौका देगी। ये परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। देखिए, कोई भी चेहरा जीत की गारंटी नहीं होता। जैसा कि विवेक जी भी अभी कह रहे थे कि भी नहीं, जहां प्रधानमंत्री वहां हम जीत जाते हैं, तो हिमाचल क्यों नहीं जीते, भाई बंगाल क्यों नहीं जीते, पंजाब क्यों नहीं जीते, दिल्ली क्यों नहीं जीते? जीत कोई चेहरे की गारंटी नहीं होती। ठीक है, जीत चेहरे की गारंटी नहीं। विवेक जी जवाब दे दीजिए। नहीं थे हिमाचल में, जो हमने स्थिति प्राप्त की है बहुत मामूली अंतरों से, कुछ नहीं। जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। बंगाल में हमने 3 से 73 का फासला पैदा किया है। वो दौर भी देखा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो दौर भी हमने देखा था। पूरा देश और लोग कहते थे, नेता कहते थे कि पूरा देश ही इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी ही देश है। ऐसा नहीं है, समय है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे रोका नहीं जा सकता परिवर्तन को। के बाद गर्मी आती है, बारिश आती है। चलिए, ठीक है, कभी आप दो, ठीक है, मैं आऊंगा उपाध्याय साहब, क्योंकि वक्त का अभाव है मेरे पास। तिवारी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। आशीष भाई, जिस प्रकार
कर्नाटक ने अपना रिवाज बरकरार रखा है, हमारे साथ एक रिवाज का भी ताकत लगी हुई है। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और 40% कमीशन का भी जो मुद्दा है वो हमारे साथ है। कर्नाटक में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक वासियों को एक अच्छी सरकार, उनको अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। जो कर्नाटक में जो बीजेपी ने जहर बोने का काम किया और कर्नाटक को तकलीफ देने का काम किया, उस सारे तकलीफ से हम कर्नाटक को निजात दिलाएंगे और कर्नाटक में एक अच्छी सरकार देकर पूरे देश को हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के बाद 2024 भी हम जीतने जा रहे हैं और कर्नाटक की जनता हमारे साथ है और 13 मई को हम जश्न मनाने जा रहे हैं। ठीक है विवेक जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए आशीष जी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अपनी शासन को प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है। आज कांग्रेस की कर्नाटक की जनता को यह फैसला लेना है कि उसे मुस्लिम आरक्षण चाहिए, बजरंग दल पे बैन चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी चाहिए या सबका साथ सबका विकास करने वाला दल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कर्नाटक आगे बढ़ रहा है और आप देख लीजिएगा, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं चाहती, ये बात दलितों की करेंगे, आरक्षण मुस्लिमों को देंगे, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाएंगे, छाता सोनिया गांधी को लगाएंगे। ये सारा इनका खेल जनता के सामने जग जाहिर है। जनता इनके छलावे में फंसने वाली नहीं है। ठीक है, टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करने वालों को देश की जनता नकार चुकी है। ठीक है, ठीक टीपू सुल्तान का महिमा मंडन, चलिए, मुस्लिम ठीक है, आरक्षण, भारत का के अभाव है संविधान मेरे के पास। साथ धोखा, ठीक ये है। सारी चीजें देश अब स्वीकार करने वाला नहीं है। ठीक है, उपाध्याय साहब फाइनल कमेंट आपका। संविधान में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, उपाध्याय साहब फाइनल कमेंट आपका। संविधान में क्या है क्या नहीं है जनता नहीं समझती है। जनता समझाना हमारा आपका काम है उपाध्याय जी, इसीलिए हम आप राजनीतिक दल के ठीक रूप है, में कार्य ठीक कर है रहे हैं। विवेक जी, उपाध्याय यही हम साहब समझा का रहे फाइनल हैं। कमेंट है, इंटरप्ट मत संविधान में कीजिए, क्या है, समय क्या नहीं है आप नहीं मेरे है, पास हमारा उतना। आपका काम है। उपाध्याय साहब विवेक जी, कंप्लीट कीजिए। धोखे को बेनकाब करना ये हमारा आपका काम है। अरे हार से बौखलाइए मत विवेक जी, सुनिए, आपको भी लोगों ने सुना है। बेरोजगार रोजगार मांगता है और जनता संविधान से यही चाहती है कि रोजगार की गारंटी हो। मुस्लिम आरक्षण तो नहीं चाहती ना, मुस्लिम आरक्षण तो नहीं चाहती ना। देखिए मुस्लिम महंगाई भी नहीं चाहती जनता, मुस्लिम आरक्षण महंगाई भी नहीं चाहती। विवेक जी मुस्लिम आरक्षण भी नहीं चाहती, मुस्लिमों को भगा देंगे। 9 साल से क्या मुस्लिम किया? आरक्षण भी तो नहीं चाहती। नहीं, मुझे बता दें, आप मुस्लिमों को भगा यहाँ से नहीं, मुस्लिम आरक्षण भी नहीं देंगे। भगा दिया आपने। हम मुस्लिम आरक्षण नहीं देने वाले। अरे साहब, रोड की धर्म के आधार आशीष पर भाई, हम आप देख रहे आरक्षण हैं नहीं किस देने प्रकार वाले। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे भी चलिए, एक बहुत व्यक्ति की शुक्रिया आवाज आप दबाने का तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।